एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा। आज हम बात करेंगे अपने जीवन के पहले सिजेरियन केस के बारे में, उससे प्राप्त किए कुछ खट्टे तो कुछ मीठे अनुभव के बारे में। यह वीडियो मेरे पास एक्चुअली में नहीं था। इस वीडियो को मैं उसी से प्राप्त किया जिसकी भैंस को मैंने सिजेरियन किया था और वो उसको संभाल कर रखा हुआ था। यह केस एक्चुअली में 2017 फरवरी का है। उस समय मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था और सोचता भी नहीं था कि मैं एक दिन यूट्यूब पर एक्टिव होऊंगा। इसलिए वीडियो जो मेरे पास था भी वो भी डिलीट समय के अनुसार डिलीट हो जाता है, कभी मेमोरी नहीं रहती है, इस वजह से डिलीट करना पड़ जाता है। तो उसकी चूँकि मैं ज़रूरत नहीं समझता था इसलिए उसको मैं नहीं रखा। पर आज YouTube पर एक्टिव होने के बाद मैं हमेशा सोचता था काश हमारे पास मेरे पहले सिजेरियन केस का कोई भी वीडियो मिल जाए। तो इसके लिए जानने वाले जितने भी हमारे पास थे उन सबसे मैंने बात की, पर किसी के पास नहीं था और मैं उस पर एक वीडियो बनाना चाह रहा था। संयोग से एक दिन उसी भैंस की बढ़िया जो थी वो लगभग 10 माह की गर्भित थी और बीमार पड़ी। तो उस संबंध में उस किसान ने मेरे पास फ़ोन किया। तब मैंने जब उससे उस वीडियो के बारे में चर्चा किया तो उसने बताया कि हाँ साहब, मेरे पास वो वीडियो अभी तक मैं उसको संभाल कर रखा हूँ, क्योंकि मैं उस भैंस को बहुत चाहता था, इसलिए उसकी याद बनी रही, इसलिए मैं वीडियो को अपने पास रखा हुआ हूँ। जब यह केस जब मुझे मिला तब उस पशु को चारा न खाए हुए लगभग 18 दिन बीत चुका था और बच्चा देने के समय से लगभग 20 दिन ज़्यादा बीत चुका था। जो उसका एक्चुअल में समय होता है उससे 20 दिन ज़्यादा हो चुका था। पूछने पर पता चला वो लगभग पिछले 26 दिनों से इलाज करवा रहा था, परंतु कोई आराम नहीं मिल रहा था। जब मैंने एग्जामिन किया तो पता चला उसमें लगभग 360 डिग्री का टार्सन्स है। उस समय हमने पलटा भी मरवाया पर सफल नहीं हुआ। पलटा मरवाने से भैंस और ज़्यादा बदहवास होने लगी, क्योंकि वो कई दिनों से चारा नहीं ली थी, इसलिए एनर्जी का लेवल उसका बहुत ज़्यादा डाउन था, जिसके कारण और ज़्यादा पलटा मैंने मरवाने का कोशिश नहीं किया। 2 बार मैंने मरवाया था लेकिन मुझे सफलता नहीं मिले। इसके बाद मैंने पशुपालक को बुलाया और बैठाकर समझाया कि चाचा जी अब इस पशु में सिजेरियन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पहले तो वो मुझे देखने लगा, फिर पूछा मतलब पेट फाड़ कर बच्चा निकालेंगे का साहब? तो मैंने कहा हाँ चाचा जी, पेट फाड़ कर बच्चा निकालना पड़ेगा। फिर पशुपालक अगला प्रश्न करता है कि क्या ऐसा भी होता है? ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं है और ना कहीं देखा है। फिर मैंने कहा नहीं चाचा जी, अब चीज़ें एडवांस हो गई, अब ऐसा बिल्कुल होता है। फिर उसने पूछा कितने चांस हैं मेरी भैंस के बच जाने की? मैंने कहा कि मैं चाचा जी ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि आपकी भैंस की जान बच जाए। मेरे बातों से वो कुछ संतुष्ट हुआ। फिर उसने पूछा साहब कितना खर्चा आएगा? तो मैंने कहा चाचा जी आप खर्चे की समस्या अपने सर पे मत लें, आप मेरे साथ चलें, जो भी दवा लगे आप उसका पैसा दे दीजिएगा और हमारी फ़ीस जो आप चाहेंगे, जो आपकी इच्छा कहेगी आप उसी को दे दीजिएगा। अपनी स्वेच्छा से जो आप देना चाहें वो दे दीजिएगा। हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप मेरी इतनी फ़ीस दे तभी हम ये काम करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आपके भैंस को हम बचा लें। फिर पशुपालक कुछ क्षण सोच कर उठा, अपने घर वालों से बात किया, फिर वो तैयार हो गया। इससे पहले हमने कई सारे सिजेरियन तो किए थे, परंतु उसमें मैं सहायक के तौर पर काम किया था। कभी ऐसा नहीं था कि मैंने अकेले ही सारा काम किया हो। ज़्यादातर जो दूसरे जिम्मेदार डॉक्टर्स रहते थे वो काम करते थे, हम ऑब्ज़र्व करते थे या उनकी जो हेल्प होता था वो करते थे।
कभी इस तरीके का मैंने अकेले अपने आप नहीं किया था उससे पहले, क्योंकि मथुरा में तो बहुत सारे सिजेरियन होते थे, मैंने बहुत सारे सिजेरियन में हेल्प किया था, लेकिन मैं खुद नहीं किया था कभी। इसलिए दिल की धड़कन भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, परंतु पहले के एक्सपोज़र और असिस्ट करने के कारण हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा बढ़ा हुआ था, और जिसके कारण जो हमारी बढ़ी हुई धड़कन थी उसको वो कंट्रोल कर रहा था। उस दिन उस ऑपरेशन को देखने वालों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। मन में भीड़ को देख करके कुछ अनहोनी का डर भी सता रहा था, और शायद इसलिए भी डर ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इसलिए इस केस में हम हर हालत में उस भैंस को बचाना चाह रहे थे। फिर उस ऑपरेशन को शुरू किया गया। उसमें लगभग 3 घंटे का समय लगा और ऑपरेशन पूर्ण रूप से उसको सफल किया गया। इस 3 घंटे कब और कैसे बीते मुझे पता ही नहीं चला। जब काम पूरा कर लिया तब मुझे लगा शायद मैं कुछ थक गया हूँ, परंतु ऑपरेशन के 20 मिनट के बाद ही जब हम लोग हाथ पैर सब धुल करके और आराम से बैठ के चाय पीने लगे, फिर वो भैंस खड़ी हो गई। तो जो मेरी थकान थोड़ा बहुत थी भी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि मैं खुश था कि मैंने अपने दम पे उस ऑपरेशन को किया और भैंस अब खड़ी हो गई। इस ऑपरेशन में मेरी सहायता हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर्स डॉक्टर प्रदीप कुमार, हमारे फार्मासिस्ट नंदलाल मौर्य जी, हमारे चतुर्सेल कर्मचारी विनोद कुमार मौर्य और हमारे जो पैरावेट हैं अखिलेश कुमार चौधरी ने, ये सब हमारे सहायता किया इस कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए, जिसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। फिर वापस आते हैं उस केस पर। 3 दिन लगातार इलाज हुआ, परंतु वो भैंस चारे पर नहीं आई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। मैंने जितने केस में इन्वॉल्व हुए थे उसमें ज़्यादातर जो भैंस रहती थी वो उसी दिन या तो चारे पे आ जाती थी, और अगर उसी दिन नहीं आती थी तो दूसरे दिन उस पे ज़रूर चारे पे आ जाती थी। अब 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब पशु चारे पे नहीं आया तो माथे पर टेंशन की लकीरें मेरे और पशुपालक दोनों की उभरने लगी। फिर मेरे दिमाग में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको सर्रा हो गया हो, क्योंकि उसमें जो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन था आँख का, जब उसको पहले भी चेक किया था उसमें ब्लड लेवल बहुत कम था, हीमोग्लोबिन का लेवल वो एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ था। फिर मैंने ब्लड लिया और खुद ह्यूमन के जो पैथोलॉजी से थी उस पर जा करके अपना ब्लड टेस्ट किया, और उसमें हमको कोई हीमोप्रोटोजोन्स नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में आया अब क्या किया जा सकता है। फिर मैंने ये लाल पैथ वालों से बात किया, जो सामान पैथोलॉजी थे वहाँ पे मैंने बात किया कि क्या भैंस का या लेफ्टी हो सकता है। फिर वो मना कर दिए। फिर मैं लाल पैथ पे गया। लाल पैथ वालों ने कहा कि मैं कर तो दूंगा, लेकिन रिपोर्ट हमारी जो आएगी वो 8 दिन के बाद आएगी। फिर मेरे पास और कोई ऑप्शंस था नहीं। फिर मैं ब्लड सैंपल्स उनको दिया, और फिर जांच रिपोर्ट 8वें दिन आई, और उस 8 दिनों में उस भैंस के इलाज के लिए जो भी संभावनाएं हो सकती थी, अपने सीनियर से अपने टीचर से सबसे पूछकर जो भी संभावनाएं हो सकती थी वो सब मैंने किया। उस 8 दिन में दिन रात हमेशा वो केस हमारी आंखों के सामने रहता था। मैं दिमाग से उसे निकाल ही नहीं पा रहा था, और हमेशा यही सोचता था कि ऐसा क्या कर दूं कि वो भैंस बिल्कुल सही हो जाए। फिर जब 8वें दिन उस रिपोर्ट हमको मिला, तब पता चला उसका लीवर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। फिर उस रिपोर्ट को पशुपालक को दिया। जब पशुपालक को बताया कि चाचा उसका लीवर ख़राब हो चुका है, ये रिपोर्ट में आया है, तो बहुत ही निराश हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद संतुष्टि की एक गहरी सांस लेने के बाद बोला, साहब मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना किया,
और आप भी अपनी तरफ से जितना बन सका उतना किया। अब मेरी किस्मत ही खराब है तो कोई क्या कर सकता है। थोड़ी देर बाद फिर पशुपालक कुछ सोचकर बोला, साहब, जब मैं कभी अकेले में बैठकर सोचूंगा कि मैंने अपने जीवन में एक सबसे अच्छा काम क्या किया है, तब मुझे हमेशा यही याद आएगा कि मैंने एक भैंस की जान बचाने के लिए जो हो सकता था वो मैंने किया। इसके अलावा मुझे कभी किसी और कार्य की याद नहीं आएगी कि मैंने अपने बीवी बच्चों का इलाज कराया या उनके लिए कुछ किया, वो नहीं याद आएगा। मुझे हमेशा यही याद आएगा। फिर अगले दिन वो भैंस मर गई। मैं गया, उसको देखा, पशुपालक से मिला। पशुपालक ने ही फ़ोन करके मुझे बताया, साहब आज रात में भैंस मर गई। फिर सुबह जब मैं गया तो पशुपालक भी हमारा काफ़ी निराश था, परंतु उसके जो चेहरा था, उसके चेहरे पे जो संतुष्टि की लकीरें थी वो आप साफ साफ मुझे महसूस हो रहा था। उससे इस बात का दुख तो ज़रूर था कि मेरी भैंस मर गई, लेकिन इस बात की संतुष्टि बहुत थी कि मैंने उस भैंस की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन तक करवाया। परंतु इसके बाद मेरी मनोदशा खराब हो रही थी, क्योंकि मेरे सामने मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। जिस भीड़ के सामने मैंने उस भैंस का सिजेरियन किया, आज वही भैंस मर चुकी है और वही भीड़ दोबारा से उस पशु को देखने आई हुई है और मैं वहीं पे हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरी प्रतिष्ठा मेरे सामने ही धूमिल हो रही थी, क्योंकि गांव में बोलने वालों की कमी नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपस में बोल भी रहे थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन तो पशु में नहीं होता है, इतना बड़ा ऑपरेशन होने के कारण ही भैंस मर गई। लेकिन किसान हमारा संतुष्ट था, वही पैरामीटर मेरे लिए मेन था जो हमें अपनी बेचैनी को कम कर रहा था। कई दिनों तक मैं भी परेशान था। फिर एकाएक मुझे उस पशुपालक की बात याद आई, जिसमें उसने बोला था कि साहब, मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की, परंतु नहीं सफल हुआ। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। फिर उसी बात को आधार बनाकर मैंने भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कोशिश किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। शायद मेरी ही किस्मत खराब है, मैं ये सोचने लगा। फिर धीरे धीरे सिजेरियन का यह केस जो मेरे सामने मेरा अस्तित्व बना हुआ था वो अतीत में जाने लगा और फिर धीरे धीरे ना भूल पाने वाली यादों में समाने लगा। और फिर आज वो दिन है कि जब मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे ये वीडियो मिला तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ कि चूँकि ये मेरा अनुभव बहुत ही स्पेशल अनुभव था, जिसकी शायद मैं अनुभूति अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ। फिर भी कोशिश किया हूँ कि उसको बयां करूँ। यह है मेरे पहले सिजेरियन की पूरी अनुभव यात्रा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस अनुभव की यात्रा पसंद आई होगी या इससे कुछ सीखने को ज़रूर आपको मिला होगा कि किसी कार्य को करो, अपना 100% सफल बनाने की कोशिश करो, लेकिन वो सफल ही होगी ये कोई गारंटी नहीं है। एक बार फिर इतनी देर तक हमारी इस यात्रा को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।